दोस्तों आज सरदार पटेल जयंती है। सरदार साहब ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट कहा है, टुडे वी मस्ट रिमूव डिस्टिंक्शंस ऑफ हाई एंड लो, रिच एंड पुअर, कास्ट और क्रीड। हम सब जानते हैं कि सरदार पटेल जो हैं उनको हमारे देश की यूनिटी के लिए जाना जाता है, राइट। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी हमने क्रिएट किया, हमारे देश ने क्रिएट किया है। और सरदार पटेल इस चीज़ को मानते थे, इस बात को मानते थे कि जब तक हमारे देश में यूनिटी नहीं होगी तब तक हमारा देश जो है वो अपने पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएगा, अपने शिखर तक नहीं पहुंच पाएगा। अब यूनिटी को कैसे हासिल किया जा सकता है? डिस्टिंक्शंस को हटाने के बाद ही हम यूनिटी को हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जस्ट इमेजिन कीजिए कि हमारा देश एक ऐसा देश हो जाए कि इस देश में रहने वाले सभी लोग जो हैं उनकी इतनी हेल्थी इनकम हो जाए, पर कैपिटा इनकम जो है वो इतनी बढ़ जाए कि एक व्यक्ति जो है उसके लिए पैसा जो है वो कभी प्रॉब्लम ना हो। वो ऐसा नहीं कहूँगा कि हर किसी के पास अंबानी साहब जितनी वेल्थ हो, वो थोड़ा बराबर नहीं होगा, यू नो दैट विल बी इमेच्योर थिंकिंग। बट आई वुड से इतने पैसे तो हों कि वो एक डिसेंट जीवन जी सकें, उसको किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े, उतनी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ देश में अवेलेबल हों। इसी के साथ साथ देश में रहने वाले सभी व्यक्ति को स्वच्छ पानी मिले, स्वच्छ हवा मिले, स्वच्छ खाना मिले, भरपेट खाना मिले, पोषण वाला खाना मिले, न्यूट्रिशियस फूड मिले। ये बेसिक चीज़ें हो गई। इसके साथ साथ एजुकेशन की फैसिलिटी, एक छोटे से छोटे गांव में रहने वाला बच्चा जो है और एक दिल्ली जैसे बड़े सिटी की जो भी फेमस स्कूल हैं, तो उन दोनों के बीच में उतना बड़ा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन जो है वो पूरे देश में हर एक व्यक्ति को, जो भी उम्र है, 60 ईयर्स प्लस भी कोई व्यक्ति ऐसा चाहे कि वो फिर से पढ़ाई करना चाहता है तो उसको भी वो एक्सेस होना चाहिए। जस्ट इमेजिन कि ऐसा देश हम बनाए तो। अगर हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात करें तो हर एक व्यक्ति को जो फैसिलिटीज़ हैं हेल्थ की फैसिलिटी, वो टॉप क्वालिटी की हेल्थ की फैसिलिटीज़ हमारे देश में मिले। ये सारी चीज़ें जब हम क्रिएट करेंगे तो बहुत सारे ये जो डिफरेंसेस है ना, हाई एंड लो के, रिच एंड पुअर के, फिर उसके बाद उतने ज़्यादा पैसों के पीछे भागने की भी लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी लोग पैसों के लिए इसलिए शायद भाग रहे हैं क्योंकि अपने परिवार को बेस्ट फैसिलिटीज़, बेस्ट ये बेस्ट वो देने की कोशिश में वो एक रेस जो है उसमें लोग जो हैं वो फंस चुके हैं। लेकिन अगर ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो जाए उसके बाद लोग जो हैं वो पैसों के पीछे उतना नहीं भागेंगे। और ये सारी चीज़ें जो है ना, वो दुनिया के जो बेस्ट देश हैं, जो आज के ज़माने में जो लिविंग इंडेक्स में टॉप नंबर पर आते हैं, उन देशों को आप देखेंगे तो वहाँ पर आप पाएंगे कि वहाँ पर ये सारी चीज़ें, ऐसा जीवन जो है वो वहाँ के लोग जो हैं वो जी रहे हैं। और मज़े की बात यह है, ये सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर रिसोर्स की ज़बरदस्त कमी है। उनके पास हमारे जैसी एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, उनके पास हमारे जैसे, फॉर एग्जांपल स्वीडन, फिनलैंड, इन सारे देशों को ले लीजिए तो उनके पास हाँ कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे देश हैं जिनके पास ऑयल और ये सारी चीज़ों का एक्सेस है। बट सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने जो चीज़ की वो ये थी कि उन्होंने ह्यूमन कैपिटल पर जोर दिया, राइट। लोगों पर इन्वेस्ट किया, उनकी स्किल्स को बढ़ाया। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें हमारे देश में करनी पड़ेगी, तभी जाकर वो जो एक सपना है कि एक ऐसा भारत बने जो दुनिया का बेस्ट देश हो, राइट, वो देश हम तभी बना पाएंगे जब हम यूनिटी के साथ, हर कोई जो है वो इस दिशा में अगर काम करेगा, तभी जाकर ये देश बनेगा। ये सरदार पटेल साहब का सपना था और मुझे लगता है कि इससे बड़ा सपना जो है वो देश का और कोई हो भी नहीं सकता। आज 31 अक्टूबर है दोस्तों। वेलकम टू द हिंदू एनालिसिस बाय प्रशांत मावानी। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही हॉरिफिक इंसिडेंट के बारे में। मोरबी में जो इंसिडेंट हुआ है, शायद आपको पता नहीं होगा, राइट। नहीं पता है, डोंट वरी, आई विल टेल यू व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। आपने स्टार्टिंग में एक वीडियो देखा जो ब्रिज जो गिर गया, तो दैट्स दिस मोरबी इंसिडेंट। बीसीसीआई और महिला क्रिकेट को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है। हेट स्पीच बाय पॉलिटिशियंस, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्विटर इलॉन मस्क केस को देखेंगे एंड फाइटिंग टेररिज्म, इसको लेकर भारत जो है वो क्या क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दैट्स बेसिकली एवरीथिंग अबाउट इट, बट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सो लेट्स क्रैक ऑन। दोस्तों खबर ये आ रही है 90 प्लस पीपल डेड, 90 से भी ज़्यादा लोग जो हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है। मेरे एक बहुत ही अजीज़ दोस्त हैं, राइट, बचपन का एक मेरा यार है, दोस्त है,
जो मोरबी सिटी में रह रहा है, और इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले मैंने उसको कॉल भी लगाया था, उसके साथ बात भी की। वो वहाँ पर रात 3 बजे तक ये नदी के पास था। ये सारे लोग जो हैं, जितनी मदद हो सकती थी वो लोग कर रहे थे, राइट। तो वो मुझे बता रहा था कि आंकड़ा जो है वो शायद 200 को भी टच कर जाए। इतने लोग जो हैं वो एक इंसिडेंट में कुछ ही सेकंड्स के अंदर, कुछ ही मिनट्स के अंदर इतने लोग जो हैं उनकी जान चली गई मोरबी में। ये इंसिडेंट जो हुआ ये 140 साल से भी पुराना एक सस्पेंशन ब्रिज है, जिसको हम कहते हैं ना, जो झूलता पुल कहते हैं, एक झूलता ब्रिज है यहाँ पर, राइट। 143 ईयर्स पहले वहाँ के जो राजा थे, तो वो जो राजा थे उन्होंने इस ब्रिज को बनाया, ब्रिटिश एरा में इस ब्रिज को बनाया गया। और ये ब्रिज का सारा सामान जो है वो भी ब्रिटेन से मंगवाया गया था। वो राजा जो है वो मोरबी सिटी को एक अलग तरीके से पेश करना चाहते थे। वो उनकी कोशिश जो थी वो काफ़ी अच्छी थी कि एक ऐसा ब्रिज बनाया जाए, एक आर्किटेक्चर मार्वल बनाया जाए, ताकि लोग जो हैं उनका ध्यान मोरबी की तरफ और ज़्यादा आकर्षित हों। और मोरबी में जो नदी है उसका नाम है मच्छू, राइट। इसका नाम है मच्छू नदी। और इससे पहले 43 ईयर्स पहले, आज से 43 ईयर्स पहले एक बहुत बड़ा इंसिडेंट मच्छू में हुआ था। डैम जो है वो टूट गया था और इसकी वजह से बहुत सारे हज़ारों लोगों की मृत्यु हुई थी। मुझे आज भी याद है जब हम व्हेन वी यूज्ड टू बी किड्स, लाइक जब छोटे बच्चे थे, तब जब भी बारिश आती थी तब एक बार तो गुजरात के घर घर में, अगर आप गुजरात में पले बड़े हैं तो आपको पता होगा कि गुजरात के हर एक घर में जब ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तब आज अभी तो नहीं लेकिन मुझे पता है कि जब हम बच्चे थे तब उस टाइम पर एक बार तो बारिश की सीज़न में ये मच्छू का जो इंसिडेंट है, ये डैम जो फट गया था, उसकी वजह से जो एक डिज़ास्टर हुआ था उसके बारे में पेरेंट्स जो हैं बताते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स बताते हैं कि इतनी ख़राब हालत हो गई थी, कैसे कैसे लोग जो हैं फंस गए, क्या क्या हुआ वगैरह वगैरह। मोरबी जो है, मोरबी टाइल्स के लिए काफ़ी फेमस है। मैं मोरबी जो है बहुत बार गया हूँ, अभी कुछ हफ्तों पहले भी मैं वहाँ पर गया था। और मोरबी जो है वो टाइल्स के लिए बहुत ही फेमस है। मीन्स आप मीन्स वहाँ पर अगर जाएंगे तो आप देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं। और राजकोट से अगर मोरबी रोड पर आप ट्रैवल करते हैं तो बड़े बड़े बोर्ड्स, जो होर्डिंग्स होते हैं, वो खेतों में बड़े बड़े ऐसे होर्डिंग्स लगाए जाते हैं। अलग अलग टाइल्स की कंपनीज जो हैं उनकी मार्केटिंग, एंड इट्स अ वेरी वेल्थी सिटी। बहुत ही पैसे वाला सिटी है मोरबी, राइट। बहुत ही पैसे वाला सिटी है मोरबी। कोई ऐसा सिटी नहीं है, शायद देश के दूसरे राज्यों में मोरबी इतना ज़्यादा फेमस ना हो, लेकिन जिन लोगों को मोरबी के बारे में पता है, बहुत ही पैसे वाला सिटी है। और इसी के साथ साथ क्लॉक के लिए काफ़ी फेमस है, राइट। अजंता, समय और बहुत सारी ऐसी कंपनी, और पेट, आपने शायद नाम सुना होगा, और पेट के अलार्म्स आते हैं, राइट। और पेट, अजंता वॉचेज़, ये सारी वॉचेज़ जो हैं इनकी फैक्ट्रीज भी मोरबी में है। तो एक बहुत ही वेल्थी सिटी, एक बहुत ही फेमस सिटी है, राइट। यहाँ पर ये चीज़ हुई कि एक जो ये ब्रिज है ना, ओल्ड, जो मैंने बताया आपको 143 ईयर ओल्ड ब्रिज, तो इसमें कुछ 400 से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो एक साथ इस ब्रिज पर आ गए। और यहाँ पर ऐसा है कि आपको टिकट लेकर जाना है, एक टिकट लेंगे आप, आपको 50-60 लोगों को जाने देना है, उसके बाद वो निकल जाए, उसके बाद दूसरे 50-60 लोग जा सकते हैं। मैं यहाँ पर गया हूँ, मैं आज से आपको बात कर रहा हूँ, व्हेन आई वाज समवेयर अराउंड 10 ईयर्स ओल्ड, 10-12 ईयर्स ओल्ड, तो मेरे फादर जो हैं वो मुझे यहाँ पर लेकर गए थे। तो इस ब्रिज पर मैं गया हूँ, जो पुराना ट्रेडिशनल जो ब्रिज था, अभी नया जो आया, अभी 4-5 दिन पहले ही इसको फिर से रीलॉन्च किया गया है। ये कुछ महीनों के लिए बंद था ये ब्रिज, इसको रिनोवेट किया गया, इसकी मरम्मत की गई और फिर से इसको लॉन्च किया गया था। और ये इंसिडेंट हुआ 4-5 दिन के अंदर ही। तो जो पुराना ब्रिज था, आई हैव बीन देयर, मैं गया हूँ उस पर, और मुझे आज भी वो विजुअल्स याद है कि नीचे नदी हैं और आप ब्रिज पर जा रहे हैं और पूरा ब्रिज जो है वो ऐसे झूलता रहता है। तो बहुत स्केरी, मीन्स इट्स एडवेंचरस, इसी के साथ साथ डर भी लगता है, ऐसा वो ब्रिज है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इंसिडेंट हो गया। और जो नज़दीक का डिस्ट्रिक्ट है जामनगर, अब जामनगर फॉर रिलायंस, राइट। तो जामनगर जो है, तो वहाँ से IAF गरुड़ कमांडोज जो हैं उनकी टीम भी मोरबी पहुँच गई। मोरबी और जामनगर जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक दूसरे के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। तो बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो अब यहाँ पर उठ रहे हैं। ऐसे इंसिडेंट्स पहले नहीं है। मुंबई में जो एलिफेंटाइन स्टेशन है वहाँ पर एक अचानक से बारिश के टाइम पर हुआ था, स्टैम्पीड की वजह से 7-8 लोगों की या फिर उससे ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। कुछ साल पहले
मंदिरों में भी ऐसा हुआ था, स्टैम्पेड की वजह से लोगों की मृत्यु हो गई। अब गुजरात सरकार ने यह डिसीजन लिया है कि 5 मेंबर की कमेटी जो है वो बनाई जाएगी और रीजंस ढूंढे जाएंगे कि क्यों ऐसा हुआ। मोरबी में ये जो ब्रिज कोलैप्स हुआ, अब देखिए आपकी स्क्रीन पर, राइट, यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये थोड़ा बहुत ये टूटा हुआ ब्रिज है। इफ़ यू कैन सी हियर, ये टूटा हुआ ब्रिज है, ये पूरा ऐसा ब्रिज है, राइट, यहाँ से यहाँ। तो उसका एक जो रस्सी है आप देख सकते हैं यहाँ पर है, बाकी ये बहुत ही मीन्स वीडियो में आपने देखा है, ये कोई मोटरसाइकिल लेकर नहीं जा सकते, आप चलकर ही इस ब्रिज पर जा सकते हैं। 6 बोट्स, एम्बुलेंस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो राजकोट से मोरबी भेजी गई हैं। बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर उठते हैं। इतना वेल्थी सिटी, इतनी बड़ी नदी है यहाँ पर, और बोट्स जो हैं वो आपको दूसरे डिस्ट्रिक्ट से मंगवानी पड़ती हैं। ये भी एक प्रश्न उठता है कि उतने सारे रिसोर्सेज जो हैं वो हर एक सिटी में नहीं रखे जाते, शायद उतनी अवेयरनेस नहीं है। आई एम श्योर जो पढ़े लिखे जो ऑफिसर्स होंगे, फायर ब्रिगेड और इन सारे डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले, उनको पता होगा कि इतने सारे रिसोर्सेज चाहिए, उनकी डिमांड भी रही होगी, लेकिन वक्त आता है कि वो थक जाते हैं, क्योंकि सेफ्टी को आज भी उतना ज़्यादा जोर जो है वो नहीं दिया जाता। यहाँ पर जो लोग गए हैं उनके बारे में सोचिए आप। मुझे लगता है सभी के पास स्मार्टफोन होंगे, बच्चों को आप छोड़ दें, बाकी जितने भी एडल्ट्स हैं वहाँ पर उनके पास स्मार्टफोन होंगे ही होंगे। तो आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, राइट। एक ब्रिज पर कुछ वीडियोस आए हैं दोस्तों, अगर आप वो देखेंगे वीडियोस, आप देखकर आपको डर लग जाएगा। लोग, कुछ यंगस्टर्स जो हैं वो मजाक कर रहे थे, वो ब्रिज का ये जो रस्सियाँ होती है, जो मटेरियल है, उसको लाते मार रहे थे, वो मजाक कर रहे थे, पूरे ब्रिज को हिला रहे थे, और अचानक से ब्रिज जो है वो टूट गया। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये ब्रिज जो है उसको जो मोरबी की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसने परमिशन भी नहीं दी थी। अभी परमिशन जिसका परमिशन जो ऑफिशियल हैं वो देनी बाकी थी। तो ये तो ब्लेम गेम है कि परमिशन नहीं, मीन्स परमिशन नहीं दी थी तो 4-5 दिनों से लोग यहाँ पर जा रहे थे, तो आरएमसी के ऑफिसर्स क्या दिवाली मना रहे थे? आपको पता होना चाहिए ना कि आपके सिटी के अंदर अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसको ओपन नहीं किया गया है, अभी परमिशन नहीं दी गई है, और वहाँ पर अगर टिकट्स बिक रही है, तो कौन टिकट बिक, मीन्स वाई? आप उसको ऑन द स्पॉट एक फ़ोन कॉल करके उसको बंद करवा सकते हैं। तो दिस आर ऑल ब्लेम गेम्स, अभी जो खबरें आ रही हैं। इसी के साथ एक प्रश्न मेरे दिमाग में, एक चीज़ मेरे दिमाग में ये भी आई कि हम स्कूल में, अब अगेन जो देखिए फैसिलिटीज़ नहीं है वो अलग बात है, लेकिन स्कूल में रनिंग की कंपटीशन होती है ना, हमारी सबकी स्कूल में हुई थी रनिंग की कंपटीशन, सारी कॉम्पिटिशन्स होती हैं। हम बच्चों को स्विमिंग करना कब सिखाएंगे? अब पकड़ लीजिए 10 में से शायद आपको 10 में से ऐसे 2 ही लोग मुझे मिलेंगे जिनको स्विमिंग करना आता है, बाकी लोगों को स्विमिंग करना ही नहीं आता है। तो स्विमिंग इज़ अ वेरी बेसिक थिंग, तो ये सीख लेना चाहिए। अगर स्कूल में नहीं सिखाया गया है तो मुझे लगता है कि सीख लेना चाहिए। इतना तो स्विमिंग आना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन अगर हो जाए तो आप अपनी जान को बचा सकें। आपको लगेगा कि दिस इज़ जस्ट कहने की बात है, बट इट रियली हेल्प्स। जस्ट इमेजिन कि अगर सभी लोगों को स्विमिंग करना आता तो लोग बच्चे भी स्विमिंग करना सीख सकते हैं। बट बहुत सारे ऐसे प्रश्न उठते हैं जब इस प्रकार का कोई इंसिडेंट होता है, तब बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली 100 से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु यहाँ पर हो गई है। आंकड़ा कहाँ पर पहुँचेगा आई डोंट नो, रियली आई डोंट नो। लेकिन मैं एक ही चीज़ हम कर सकते हैं, दुआ प्रार्थना कर सकते हैं, और लेट्स होप कि जब नया फ्रेश लॉट पॉलिटिक्स में आएगा, जब नया फ्रेश लॉट सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करेगा, तो इतने अवेयर लोग आएंगे कि ये छोटी छोटी चीज़ों की वजह से जो बड़े बड़े इंसिडेंट्स होते हैं, उन छोटी छोटी चीज़ों को वो इम्पोर्टेंस देंगे, और इस प्रकार की दुर्घटनाएं जो हैं वो नहीं होने देंगे। उनको हम अवॉइड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन हमने नहीं की। ये दिखाता है कि पूरी सिस्टम जो है उसको एक रिजुविनेशन की ज़रूरत है, कि रिफॉर्म की आवश्यकता है। आई होप चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको। मैं चाहता हूं कि आप खुद इसके बारे में सोचें। आई एम श्योर इस प्रकार के इंसिडेंट्स जो हैं वो आपके भी स्टेट में
देश के अलग अलग जगहों पर हर रोज इस प्रकार के इंसिडेंट्स होते हैं। आप देखिए रोड एक्सीडेंट्स देख लीजिए, कितने सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। व्हाट वी आर डूइंग अबाउट इट, जस्ट न्यूज पढ़ लेते हैं, दैट्स इट, दैट्स इट। 100 लोग मर गए, कम से कम 500 फैमिलीज के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे ये लोग, ये 100 लोग, 1000 फैमिलीज। जस्ट इमेजिन उनके फ्रेंड्स, हर किसी को इंपैक्ट करने वाला। दिस इज अ वेकअप कॉल फॉर इंडिया, आई वुड से। हमें आज जाग जाना चाहिए, सीख लेना चाहिए सेफ्टी जो है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से कितनी सारी चीज़ें अब फ्यूचर में होने वाली हैं। बच्चों को स्विमिंग नहीं आएगा, वो दौड़ नहीं पाएंगे, कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें वो हम नहीं कर पा रहे हैं आजकल। तो दिस इज़ अ मैटर ऑफ शेम, वी नीड टू गेट अप। आपको भी स्विमिंग नहीं आता है तो मेरा आग्रह है कि स्विमिंग, और जब स्विमिंग सीखिए और जब भी ऐसी कोई जगह पर जाए जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, ट्राई टू अवॉइड, मत जाइए ऐसी जगहों पर, राइट। बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, मत जाइए ऐसी जगहों पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो। स्टैम्पेड और ये सारी चीज़ें हमारे देश में बहुत कॉमन है। ये डरने की बात नहीं है, ये अपनी अकल यूज़ करने की बात है। That's everything as far as this particular topic is concerned. Now let's move on to the next one. Partly equal. टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। BCCI यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है, और वो ये है कि अब पे पैरिटी होगी मैच फीस में। जो महिला क्रिकेटर्स हैं ना, हमारे देश की महिला क्रिकेटर्स, उनको भी एक क्रिकेट मैच खेलने के लिए उतनी फीस मिलेगी जितनी हमारे जो पुरुष प्लेयर्स हैं उनको मिलती हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग स्टेप बाय BCCI। बहुत ही अच्छा, बहुत ही फेयर, बहुत ही लॉजिकल, इकोनॉमिक लॉजिक वाला स्टेप जो है, डिसीजन जो है वो BCCI ने उठाया है। ऑफ कोर्स वी नो कि हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, जो मैन क्रिकेटर्स हैं, विराट कोहली एक्सेट्रा, मैं इतना ज़्यादा क्रिकेट नहीं देखता हूँ। माई फादर इज़ अ बिग फैन ऑफ क्रिकेट, ही यूज्ड टू बी अ क्रिकेटर, तो उनको तो क्रिकेट बहुत पसंद है, ही वॉचेस एवरी सिंगल मैच। लेकिन मुझे क्रिकेट में इतना कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है। बट वी नो कि ये सारे जो मेन क्रिकेटर्स हैं वो काफ़ी फेमस हैं। लेकिन हमारी जो फीमेल क्रिकेटर्स हैं, हाँ, मिथाली राज और कुछ ऐसी प्लेयर्स हैं जो फेमस चेहरे हैं। बाकी मैं अगर आपको कहूँ कि पूरी महिला क्रिकेट टीम का नाम बताइए, कौन बॉलर्स हैं, कौन बैट्समैन हैं, कौन ऑलराउंडर हैं, कौन विकेट कीपर हैं, तो बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होगा। इनफैक्ट लड़कियों को भी इसके बारे में सारी डिटेल्स नहीं होगी, क्योंकि क्रिकेट जो है वो मेन क्रिकेटर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है हमारे देश में। और मीडिया जो है उसका भी कवरेज जो है वो पुरुष क्रिकेट को काफ़ी ज़्यादा मिलता है। हम देखते हैं जब महिला क्रिकेट मैच होता है तो उतना ज़्यादा कोई ट्रैफिक और क्राउड जो है वो नहीं होता है। ये हकीकत है, ये अभी रियलिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। बट इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन। ग्रैंड स्लैम्स जो होते हैं, तो टेनिस में भी ये डिसीजन लिया गया है कि टेनिस में भी टेनिस प्लेयर्स जो हैं उनको इक्वल पे मिलेगा। जो ऑफिशियल उनको फ़ी जो मिलती है वो इक्वल मिलेगी पुरुष को और महिलाओं को, विच इज़ अ वेरी गुड डिसीजन। अब क्रिकेट में भी ये हमारे देश ने ये स्टार्ट किया। आई थिंक न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी ऐसा डिसीजन लिया था, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया ने भी ऐसा कुछ डिसीजन लिया था। बट एनीवे हमारे देश में ये डिसीजन लिया है, विच इज़ अ वेरी गुड। और BCCI जो है, इट इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। तो अब BCCI ने ये डिसीजन लिया है, तो आई एम श्योर अब दुनिया के दूसरे जो क्रिकेट के बोर्ड्स हैं तो वो भी इस प्रकार के डिसीजंस आज नहीं कल तो लेंगे ही। अब स्पोर्ट्स की बात करें, बेटियों की बात करें, लड़कियों की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो स्पोर्ट इज ए टूल फॉर एम्पावरिंग गर्ल्स एंड विमेन। एक पुरुष प्रधान समाज में लड़कियों का खेल में आगे आना समाज के बेहतर तार्किक सोच का परिणाम है। इट्स ए वेरी गुड डिसीजन। और बहुत मीन्स ये दिखाता है कि बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं, लेकिन तरक्की जो है वो होने लगी है, राइट दिशा में समाज की सोच जो है वो जाने लगी हैं। बेटियां जो हैं, लड़कियां जो हैं वो स्पोर्ट्स में काफ़ी आगे आ रही हैं। बहुत स्ट्रगल्स के बाद आगे आ रही हैं, लेकिन आगे आ रही हैं, विच इज़ ए वेरी वेरी गुड साइन ऑफ मैच्योरिंग, सोसाइटी जो है वो मैच्योर हो रही है। इट्स मैच्योरिंग सोसाइटी का एक अच्छा एग्जाम्पल है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसी के साथ मार्केट इंपेरेटिव्स को भी हम कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते। मार्केट इंपेरेटिव्स यानी कि देखिए, अब जो एडवर्टीजमेंट कंपनीज हैं, राइट, तो वो एडवर्टीजमेंट कंपनीज ये देखती हैं कि कितने आई बॉल्स, कितने लोग जो हैं वो
पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को देखेंगे, उस हिसाब से बिडिंग होती है, उस हिसाब से एडवर्टीजमेंट की जाती है, उस हिसाब से पैसे जो हैं वो दिए जाते हैं, स्पॉन्सरशिप और ये सारी चीज़ें। तो मार्केट में आज भी, जैसे मैंने आपको बताया, हकीकत क्या है वो आप जानते हैं, तो रिपीट नहीं कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया जो है, तो ये कंज्यूमर ड्रिवन होता है, रेवेन्यू स्ट्रीम्स के आधार पर ये चलता है। जितने ज़्यादा लोग उस पर्टिकुलर इवेंट को देखेंगे उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे, उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होता है वगैरह वगैरह। लेकिन चलो, एक अच्छा डिसीजन लिया है बीसीसीआई ने, आई एम श्योर इससे एक बड़ा बदलाव आएगा। अब हम ज़्यादा अगर महिलाओं के क्रिकेट मैचेस को और स्पोर्ट्स को देखेंगे, मीन्स पावर वो हमारे हाथ में। इसलिए मैंने यहाँ पर आईबॉल्स का कहा कि अगर हम ज़्यादा देखेंगे इन सारे स्पोर्ट्स को, जो भी आपको स्पोर्ट्स पसंद है, चाहे वो टेनिस हो, चाहे वो जो भी हो, मीन्स देखना भी चाहिए। मुझे लगता है इट्स अ गुड पास टाइम। उससे हमारे थोड़ी बहुत चीज़ें भी समझ में आती हैं, जीवन के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो समझने मिलती हैं। अब कितने भी अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन क्यों ना हो, हार जीत ये सारी चीज़ें जो हैं वो पार्ट एंड पार्सल। तो इट डिपेंड्स कि आप किस एंगल से देख रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही, डिपेंड्स ऑन योर ऑब्जर्वेशन। लेकिन वी कैन सपोर्ट, वी कैन चीयर अप फॉर आवर गर्ल्स, इजंट इट? बेलगाम पर लगाम, बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है ये। स्क्रीन पर जो तस्वीर है, जानते हैं आप कौन है ये? बहुत ही फेमस चेहरा है ये हमारे देश के पॉलिटिक्स में। समाजवादी पार्टी के लीडर हैं आजम खान। और आजम खान जो हैं वो न्यूज़ में इसलिए हैं क्योंकि रामपुर की कोर्ट जो है उसने आजम खान साहब को दोषी पाया है। किस मामले में? करप्शन में? नो, हेट स्पीच केस। 2019 का एक हेट स्पीच केस जो है उसमें उनको दोषी पाया है, और उनको जो सज़ा सुनाई गई, 3 साल की सज़ा जो है वो कोर्ट ने सुनाई है। बेल भी उसी वक्त उनको मिल गई, क्योंकि वो ऑफ कोर्स इसको हाई कोर्ट में अब चैलेंज करेंगे या फिर ऊपर की अदालत में चैलेंज करेंगे, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक तो जाएंगे ही जाएंगे, आई एम श्योर। अगर हाई कोर्ट ने भी यही कहा तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो अभी बाहर ही रहेंगे। लेकिन 3 साल की सज़ा जो है वो सुनाई है। अब क्या होता है देखिए, वैसे वो चलते रहेंगे, केस जो है वो चलता रहेगा। लेकिन अब दोस्तों, इनका जो पॉलिटिकल करियर है उस पर तो एक इम्पैक्ट आएगी। केस चलता रहेगा लेकिन पॉलिटिक्स में इम्पैक्ट आएगी। कैसे? देखिए, क्या होता है कि जब भी कोई कोर्ट है ना वो आपको सज़ा सुनाती है, मीन्स पॉलिटिशियन को, कोई एमएलए एमपी की बात हो रही है यहाँ पर, तो अगर सज़ा जो है, रिप्रेजेंटेशन आरपी एक्ट आपने सुना होगा, आरपी एक्ट ऑफ 1956, तो उसके तहत उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है। उत्तर प्रदेश की जो असेंबली है, एमएलए के तौर पर उनको उत्तर प्रदेश की असेंबली ने डिस्क्वालीफाई कर दिया बिकॉज कोर्ट ने यहाँ पर सज़ा सुनाई। अब आरपी एक्ट क्या कहता है? जो भी व्यक्ति जिसको 2 साल या फिर 2 साल से ज़्यादा की सज़ा सुनाई देती है, मीन्स कोर्ट जब सुनाती है, किसी व्यक्ति को गिल्टी पाया जाता है, तो यहाँ पर तो साबित हो गया कोर्ट में कि वो उनको 3 साल की सज़ा दी गई है। अब वो अलग बात है, वो हाई कोर्ट में जाएंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन एक कोर्ट में तो वो उनको दोषी पाया गया, तो 3 साल की सज़ा है, तो 2 साल या फिर 2 साल से ज़्यादा की सज़ा अगर किसी को होती है, किसी ऐसे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल को, जनप्रतिनिधि को, तो उस व्यक्ति की जो मेंबरशिप है ना, वो उसी दिन से, जो डेट से उसको कन्विक्ट किया गया, उस डेट से वो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाए। फॉर्मेलिटी होती है लेकिन तब से वो डिस्क्वालीफाई माना जाता है, डिस्क्वालीफाई हो जाता है। ऐसा रूल है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में। अब सिर्फ इतना नहीं है कि वो 3 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो गए, 3 साल ख़त्म हो जाएंगे ना उनकी सज़ा के, उसके 6 साल के बाद भी, 6 साल तक, यानी कि टोटल आप पकड़ लीजिए 9 साल तक, अब वो एमएलए या फिर एमपी नहीं बन पाएंगे। तो पॉलिटिकल करियर जो है वो लगभग ख़त्म हो जाता है, लगभग ख़त्म हो जाता है पॉलिटिकल करियर। तो ये एक अच्छी बात है। मैं मीन्स आज़म खान के प्रति मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? होता तो मैं बता भी देता, लेकिन हाँ, नहीं है। बट आई एम सेइंग कि अगर कोई भी पॉलिटिशियन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, अगर कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी पॉलिटिशियन जो है ऐसा करता है, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन वो काम तो करते रहेंगे, पार्टी में काम करते रहेंगे। इतने पैसे वाले होते हैं जनरली जिनका केस यहाँ तक पहुँचता है। लालू प्रसाद यादव को देख लीजिए आप, राइट? तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लेसन्स फॉर पॉलिटिशियन भी हैं ये। पब्लिक लाइफ में मुझे इतना नहीं, मीन्स कैसे ये लोग हैं जो पब्लिक लाइफ में हैं, यानी कि ये माइक के सामने बोलते हैं, भीड़ के सामने बोलते हैं, इतने फेमस लोग हैं, क्या उनको इतना भी नहीं पता कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए? सरदार पटेल साहब का जो कोट हमने देखा,
कि ये जो ऊपर नीचे आगे पीछे रिच पुअर ये सारे डिस्टिंक्शंस हमें हटाने हैं हमारे देश में से। और कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस जो हैं जो ऐसी बात करते हैं जिससे हमारे देश में और ज़्यादा दरारें होती हैं। आजकल सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि धर्म और थियोलॉजी जो कहते हैं उनका दबाकर इस्तेमाल हो रहा है और लगभग हर एक पार्टी इसका इस्तेमाल कर रही है। लगभग हर एक पार्टी इसका इस्तेमाल कर रही है और लोग जो हैं, सभी नहीं लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, लेकिन ये कुछ लोगों की वजह से ही ये सारे न्यूज़ इवेंट्स बनते हैं। लोग जो हैं वो मारपीट पर और इन सारी चीज़ों में उतर जाते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि धर्म, थियोलॉजी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए हैं। सारे के सारे धर्म, आप जितने भी धर्म हैं सारे के सारे धर्म को ले लीजिए, सारी थियोलॉजी को आप ले लीजिए, सारी की सारी चीज़ें एक व्यक्ति के डेवलपमेंट के लिए हैं। अब उसमें उसको आप पॉलिटिक्स के साथ घुसेड़ेंगे तो वही चीज़ होगी जो दुनिया के दूसरे देशों के इतिहास में हुई है, जब पॉलिटिक्स और रिलीजन ने एक दूसरे के हाथ बांध ली, मीन्स एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया। रिलीजन इन द सेंस कि जो रिलीजन को चलाने वाले सो कॉल्ड गुरुज हैं, सो कॉल्ड जो भी स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, वो जब पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर एजेंडास चलाते हैं तब उन समाजों में दरारें ही होती है और कुछ नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट भी काफ़ी नाराज़ था इन सारी चीज़ों से कि हेट स्पीच जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और ये सारे पॉलिटिशियंस को डर भी नहीं लगता है। क्यों पता है? क्योंकि उनको पता है कि ये कानूनी कार्यवाही जो है वो तो चलती रहेगी सालों तक और पब्लिसिटी मिलती है, फिर और कोई क्या मीन्स और ज़्यादा नाम होता है उनका, ये सारी चीज़ें। और कंपटीशन है पॉलिटिक्स में, हम सब जानते हैं, लेकिन कंपटीशन जो है वो फैक्ट्स के आधार पर परफॉर्मेंस का पॉलिटिशियन मीन्स कंपटीशन हो, ये कौन कितनी कड़वी वाणी बोल पा रहा है, ये कंपटीशन जो है इट्स नॉट गुड। ये पॉलिटिशियंस को समझना है और दोस्तों हमें समझना है, हम जो सिटीजन्स हैं ना, जो वोट देने के लिए जाते हैं या फिर फ्यूचर में जाएंगे, हम सबको ये समझना है कि ऐसे पॉलिटिक्स से हमें दूर रहना है। दूर इन द सेंस ऐसे पॉलिटिक्स को हमें रिजेक्ट करना है। वी डोंट नीड ए पॉलिटिक्स जो हमारे देश में एक दूसरे के साथ लोगों को झगड़ा करवाए, एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा करवाए। ऐसे पॉलिटिक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा पॉलिटिक्स जो देश को एक साथ जोड़कर रखे, वी नीड दैट सॉर्ट ऑफ प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स। और ऑपोजिशन पार्टीज का क्या रोल होता है? रूलिंग पार्टी अगर कुछ गलत कर रही है तो क्या मीडिया हमें बताएगी इसके बारे में? सिर्फ मीडिया का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी? नो, ऑपोजिशन पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। मीन्स रूलिंग पार्टी जो है वो कुछ गलत ना कर पाए, इतना डर होना चाहिए, इतना स्ट्रांग ऑपोजिशन होना चाहिए। और जो भी विरोध हो, ये सारा का सारा विरोध डेमोक्रेटिक तरीके से हो, राइट, फैक्ट्स के आधार पर, तथ्यों के आधार पर, लड़ झगड़ कर नहीं। इलेक्शन कमीशन का क्या रोल रहता है पता होना चाहिए ना। एक सिर्फ यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता होगा? सभी एक आम नागरिक को भी पता होना चाहिए कि व्हाट इलेक्शन कमीशन इज डूइंग। जब कोई हेट स्पीच करता है तो इलेक्शन कमीशन उस पर क्या स्टैंड लेता है। कोर्ट में जो केस मीन सॉल्यूशंस की बात करें तो कोर्ट में सालों लग जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आजम खान जैसे पॉलिटिशियंस मीन्स दिस इज अ वेकअप कॉल फॉर अदर पॉलिटिशियंस। आजम खान का जो केस है, और ऐसे तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, राइट। रूलिंग पार्टी के भी कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिन पर हेट स्पीच का इल्ज़ाम लगा है। उनके साथ भी यही ट्रीटमेंट होनी चाहिए। उनके साथ उनका केस जो है वो भी उसी प्रकार से चलाया जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए, तब जाकर एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी जो है वो हमारे देश में आएगी। अब कब ये आती हैं, लेट्स वेट एंड वॉच। ट्विटर नाउ ओन्ड बाय इलॉन मस्क, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। फाइनली $44 बिलियन की डील हो गई। इलॉन मस्क ने खरीद लिया ट्विटर को और टॉप 4 जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको हटा दिया मस्क ने, क्योंकि मस्क इज़ द न्यू ओनर नाउ। वी नो के इलॉन मस्क जो हैं उन्होंने टेस्ला और स्पेस एक्स कंपनीज जो हैं उन्होंने जो बनाई हैं, मीन्स काफ़ी आउटस्टैंडिंग कंपनीज हैं, डिस्ट्रप्शन क्रिएट किया, एक रेवोल्यूशन लेकर आई हैं ये कंपनीज, नो डाउट अबाउट इट। और बहुत ही अच्छे रहे इलॉन मस्क एज फार एज दिस टू कंपनीज आर कंसर्न्ड। लेकिन ट्विटर जो है एक ऐसा इंटरसेक्शन है जहाँ पर सोसाइटी, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ मिलती हैं। अब देखते हैं कि ट्विटर को किस दिशा में इलॉन मस्क जो हैं वो ले जाते हैं। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं इसके फंडामेंटल्स को अब बदलने की ज़रूरत है। देश
दुनिया को सोशल मीडिया जो है वो कनेक्ट करता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बहुत ही अच्छे हैं, अगर अच्छा इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अच्छे हैं। बहुत सारे बदलाव जो है वो सोशल मीडिया की वजह से आए हैं। आज के ज़माने का एक बहुत बड़ा अच्छा टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जो चलाने के पीछे जो मेन एक रीज़न है कि डेटा कलेक्ट किया जाए, रेवेन्यू जनरेट के, नो, आज मुझे लगता है पैसे तो बहुत कमा लिए इन सारी कंपनीज ने। अब सोशल मीडिया को इंसानों के हित के लिए अगर इसका इस्तेमाल हो, ह्यूमन बींग्स के लिए, ह्यूमन सोसाइटी के लिए इसका इस्तेमाल हो तो बहुत अच्छी बात होगी। तो सोशल मीडिया जो है वो कि सिर्फ ऐसा नहीं कि हम अच्छे कपड़े पहने और अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पर शेयर करें और लोग लाइक्स दे, दैट्स नॉट सोशल। सोशल मीडिया से हम कितनी सारी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि जो मोरबी वाला इंसिडेंट हुआ वो ना हो, उसकी अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं। वी कैन टेक एक्शन एज फार एज क्लाइमेट चेंज इज़ कंसर्न्ड। तो इतने जो भी ग्लोबल बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, उन सारे चैलेंजेस को सॉल्व करने में सोशल मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो इसके कुछ फंडामेंटल्स को चेंज करने की ज़रूरत है। जिस प्रकार से ये ऑपरेट होते हैं इसमें और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी ऐड करने की ज़रूरत है। हेट स्पीच और डिसइंफॉर्मेशन जो हैं ये बंद होनी चाहिए, और ये सारे बदलाव मीन्स अगेन आई वुड से वेट एंड वॉच, लेकिन लेट्स होप के मस्क साहब जो हैं वो ये सारे बदलाव करें। वी हैव टू वेट एंड वॉच के वो किस प्रकार से, किस दिशा में अब सोशल मीडिया को ले जाते हैं। यूनाइटेड अगेंस्ट टेरर, द हिंदू का ये आर्टिकल है। यूनाइटेड नेशंस में ऑफकोर्स रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, एज वी ऑल नो। इसके बारे में इससे पहले भी हमने काफ़ी सारी बातचीत की है, तो कैसे कैसे क्या क्या रिफॉर्म्स है उन सारी चीज़ों पर नहीं जा रहा हूँ। आई एम कमिंग टू द पॉइंट हियर। दोस्तों, भारत ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कमेटी जो है उसको होस्ट किया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का काउंटर टेररिज्म कमेटी। इसको सीटीसी जो है, यूएनएससी सीटीसी को भारत में होस्ट किया गया। मुंबई और दिल्ली में इसको होस्ट किया गया, और दुनिया भर के जो यूएनएससी के मेंबर्स हैं ना, 5 परमानेंट मेंबर्स और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स के ऑफिशियल्स, मिनिस्टर्स, डिप्लोमेट्स जो हैं वो भारत में मौजूद थे। हम सब जानते हैं पाकिस्तान क्या कर रहा है, हम सब जानते हैं चाइना का गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो 1267 का जो टेरर लिस्ट है, तो उसमें बार बार पाकिस्तान के टेररिस्ट को बचा लेता है चाइना। किस प्रकार से जो ग्रे लिस्ट में एफएटीएफ का प्रेशर आया तब जाकर पाकिस्तान ने एक्शंस ली, लेकिन बहुत सारे ऐसे आतंकवादी हैं जिनको सिर्फ जेल में डाला गया है, उनके ऊपर जो मुकदमा है वो स्टार्ट आज भी नहीं हुआ। वो सारी फैसिलिटीज़ जेल में उनको मिल जाती है, एज वी ऑल नो, एंड इनफैक्ट जेल इज़ गुड फॉर देम, उनको पूरा प्रोटेक्शन भी मिल जाता है, राइट। सीटीसी का मेन फोकस क्या रहा? सीटीसी का मेन फोकस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पे अटेंशन हियर। नंबर 1, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन और टेरर रिक्रूटमेंट। जिस प्रकार से ऑनलाइन, देखिए अगेन सोशल मीडिया का दुरुपयोग यहाँ पर हो रहा है, सदुपयोग अगर हो तो ये रेडिकलाइजेशन जो है उसको हम हटा सकते हैं। टेरर रिक्रूटमेंट जिस प्रकार से की जाती है तो ये एक चिंता का विषय है। क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल एसेट्स के माध्यम से टेररिज्म को फाइनेंस मिलता है, इसके बारे में भी बातचीत हुई, ये भी चिंता का विषय है। अनमैन्ड एरियल सिस्टम यूजिंग ड्रोन्स, टेरर स्ट्राइक्स की जाती हैं, ड्रग्स और आर्म्स ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। पंजाब में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हमारे सामने आए हैं। तो एक दिल्ली डिक्लेरेशन जो है वो भी लॉन्च किया गया, दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन काउंटरिंग द यूज ऑफ न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर टेररिस्ट पर्पसेस, कि नई नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं तो उसको हम कैसे काउंटर करें। तो इस चीज़ को लेकर ये सीटीसी ने एक दिल्ली डिक्लेरेशन जो है इसको लॉन्च किया है। भारत के एफर्ट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। देखिए, भारत अब सिर्फ कुछ महीनों का मेहमान है, इन द सेंस के यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में जो नॉन परमानेंट मेंबरशिप है हमारी, वो आई थिंक दिसंबर में ख़त्म हो जाएगी, तो अभी 2 महीने हैं हमारे पास। तो भारत जो है वो नवंबर में 18 और 19 नवंबर में नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस को होस्ट करने वाला है। फिर 15 से 16 दिसंबर में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की स्पेशल ब्रीफिंग ऑन चैलेंजेस टू ग्लोबल काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स, इसको भी होस्ट करने वाला है। और ग्लोबल कम्युनिटी जो है उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज़ कोऑपरेशन। भारत ने ये भी कहा कि जब ग्लोबल कम्युनिटी की हम बात करते हैं तो स्टेटमेंट्स जो हैं, बातें बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन एक्शन जो हैं वो बहुत ही छोटी छोटी या फिर ना के बराबर ली जाती है। तो वी नीड टू टेक एक्शंस, लॉन्ग ऑन स्टेटमेंट्स बट शॉर्ट ऑन कोऑपरेटिव एक्शन इज़ नॉट गुड। टेररिज्म गुड नहीं है, बैड नहीं है, टेररिज्म जो है वो टेररिज्म है,
राइट. टेररिज्म इज़ ओनली बैड, कोई गुड टेररिज्म है नहीं. लेकिन चाइना जैसे कुछ देश जो हैं वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, और ये सारे जो नाटक हैं वो चल रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए. लेट्स होप कि ऐसा हो. एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स. जाने से पहले आई वुड लाइक टू से कि प्लीज़ डू प्रेयर. राइट, 1 मिनट लगेगी. एक प्रार्थना, छोटी सी प्रार्थना जो है वो मोरबी में जो हादसा हुआ है तो उन लोगों के लिए ज़रूर कीजिएगा. इट विल हेल्प अ लॉट. राइट, प्रार्थना की जो ताकत है वो काम करती हैं. तो इस चीज़ पर अगर आप विश्वास रखते हैं तो प्लीज़ एक छोटी सी प्रेयर, जो भी भगवान, जो भी ईश्वर को, जो भी धर्म को आप फॉलो करते हैं, डू प्रे फॉर द पीपल ऑफ मोरबी. इसी के साथ साथ जो मिशन लाइफ है ना दोस्तों, LIFE, इस पर मैंने वीडियो भी बनाया है. आई एम सपोर्टिंग मिशन लाइफ. क्यूरियसली एजुकेशन इज सपोर्टिंग मिशन लाइफ. इट्स अबाउट चेंजिंग आवर लाइफ स्टाइल टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट. क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए हमारी लाइफस्टाइल जो है उसको चेंज करना है. तो जो भी छोटे बड़े स्टेप्स आप उठा सकें, कार्बन एमिशन जहाँ पर भी कम हम कर सकें अपने लेवल पर, पर्सनल लेवल पर, तो उसको करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा. वीडियो पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन. प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स एंड डू कंसीडर subscribing Curiously Education. Thank you very much for your love and support. God bless you all. Jai Hind.